नमस्कार साथियों। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रशांत भूषण की। प्रशांत भूषण ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया कि उन्हें बहुत पछतावा है अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल होने का। वो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि अन्ना हजारे आंदोलन जो है वो आरएसएस से प्रायोजित किया हुआ एक आंदोलन है और इसमें जुड़ने वाले लोग सब भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से संबंधित हैं। और इसी आंदोलन के चलते केंद्र की जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी 2014 में, उसे बुरी तरीके से हार हुई और उसके बाद नरेंद्र मोदी जैसा फांसीवादी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। प्रशांत भूषण की पीड़ा यहीं समाप्त नहीं होती है। वो कहते हैं कि ये जो मोदी है, वो जो फांसीवादी सरकार है, तो वह आज के समय में कहीं ज़्यादा करप्ट है, कहीं ज़्यादा देश में सांप्रदायिक माहौल ख़राब है और देश की स्थिति 2014 से पहले जो कांग्रेस के समय हुआ करती थी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। साथियों, ये तो एक मूर्खतापूर्ण बात है। प्रशांत भूषण जैसा वकील जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, या तो फिर हम ये मान के चलें कि ये वकील जो है ये अपने पिताजी के दम पर बने हुए या इनके जुगाड़ हैं वहाँ पे। तो प्रशांत भूषण और शांति भूषण जो बाप बेटे सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, इन्हें जब इतनी समझ नहीं है कि आरएसएस के का जुड़ा हो से प्रायोजित एक आंदोलन को वो सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें ये बाद में पता चले, तो इससे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये आरएसएस और बीजेपी की अगर इतनी बड़ी साजिश को पहचान नहीं पाए हैं, क्योंकि आरएसएस तो उस वक्त खुल के कह रही थी कि हम इसमें शामिल हैं। वो तो बीजेपी के लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तब क्या इन्हें बात पता नहीं चल रही थी उस वक्त? असल में प्रॉब्लम ये नहीं है, समस्या ये नहीं है कि आंदोलन में शामिल होने का इन्हें अफसोस है। समस्या ये है कि उस आंदोलन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यतः जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों से इन्हें जो ईर्ष्या हो रही है, जो उसको जो अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी के, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इन्हें लगा कि 2014 में सरकार कांग्रेस की हट जाएगी तो उसके बाद ऐसी ढूंढ सरकार बनेगी। ठीक है, तो 2014 में केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली में उनके 28 विधायक चुन के आए, उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री बने वो। तब मेरे को याद है कि जंतर मंतर पे योगेंद्र यादव ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो पहला चुनाव में ही केजरीवाल ने हरा भी दिया, हार भी गए और जीत भी गए। तीनों उपलब्धियां एक साथ उन्होंने 2013 के इलेक्शन में इनकी हो गई। ये योगेंद्र यादव के शब्द थे जंतर मंतर पर, जब केजरीवाल की 28 सीटें दिल्ली विधानसभा में आई थी 2013 के इलेक्शन में। तो 2013 का इलेक्शन हुआ, उसमें 2014 में सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन से। अब समर्थन देखो कांग्रेस का है सरकार बनाने में, कांग्रेस के साथ मिलके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आंदोलन है आरएसएस का। ये बड़ी कंट्रोवर्सी है। फिर ये अपने इसमें विनोद राय को भी शामिल करते हैं, जो उस वक्त सीएजी के हेड हुआ करते थे, जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में अगर वो मामला सारा खारिज हो गया, 2G स्पेक्ट्रम का कोई घोटाला नहीं है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कोई घोटाला नहीं था। तो ऐसे ही तो हम ये भी देख रहे हैं कि गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें जिन लोगों की भूमिका थी वो सब लोग बरी हो गए। तो क्या वहाँ दंगा नहीं हुआ? वहाँ लोग मारे नहीं गए? वहाँ पर 56 जो कार सेवक थे उन्हें जलाया नहीं गया? उसके पीछे कारण जो भी रहो, सुप्रीम कोर्ट तो सबको ही क्लीन चिट देता है हमारे देश में। लेकिन प्रशांत भूषण और उनके साथ के जितने भी लेफ्ट विंग के लोग हैं, उनकी पीड़ा क्या है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के शक्तिशाली मोदी जैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेगा और लगातार बनेगा। और उनके चलते हुए देश में लगभग हर प्रांत में कांग्रेस जो है वो हारेगी, या इनके समर्थन वाली जो सरकारें हैं वो हारती चली जाएंगी। जब तक केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। 2025 के चुनाव में जब केजरीवाल दिल्ली के चुनाव हारे विधानसभा के, तब इन्हें समझ में आ गया कि अब ये जो भारत में मोदी ने जो लेफ्ट विंग को ख़त्म करने का एक प्रयास किया है, या जो देश में हिंदुत्व की भावना का जो एक समावेश हुआ है, लोगों में हिंदुत्व की भावना विकसित हुई है, अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने उस वक्त कोई गलती नहीं की थी, गलती इनको अब एहसास हो रहा है मोदी की उपलब्धियों से। ठीक है, मोदी के आने से इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारत कभी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान में जाके। तो 2016 में भारत में उड़ी के हमले के जवाब में पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा इतने बड़े स्टेप्स नरेंद्र मोदी लेगा कभी। ठीक है, तो उसने मायावती को बिल्कुल वीक कर दिया और मायावती की सरकार खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में मायावती की चुनौतियां समाप्त हो गई। सारा उत्तर प्रदेश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक
बहुत हद तक अल्पसंख्यक जो हिंदुत्व का समर्थक नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ भारत का अल्पसंख्यक वो, लेकिन उन्हें हिंदुओं से कोई परेशानी नहीं है। इसलिए परेशानी नहीं है क्योंकि वो हिंदू की भावनाओं को समझते हैं कि हिंदू धर्म कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू धर्म में सर्व धर्म संभाव है। एक और विष्णु बहुना बदंती, एक ही ईश्वर है जिसको अलग लोग अलग अलग ढंग से पूछते हैं। ये भाव भारत की जो वैदांतिक परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, भारत के जितने भी धर्म हैं उन सबका भाव रहा है। तो भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात को मानता है कि हिंदुओं से उन्हें कभी कोई असुरक्षा नहीं है। तो वो लोग भी बीजेपी को समर्थन करते हैं। 2017 का जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ तो कई सारी मुस्लिम महिलाओं ने, ऐसा माना गया उस वक्त, एस्टिमेट किया गया कि 5% मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के समर्थन में वोट किया। इसलिए किया क्योंकि उस वक्त बीजेपी ने 3 तलाक वाले कानून को रद्द कर दिया और उसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। वह पूरी तरीके से धार्मिक मामलों में कोई तरह का इंटरफेयर नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि मुस्लिम कानूनों के अनुसार 3 तलाक की व्यवस्था मुस्लिम धर्म में है ही नहीं। क्योंकि जितने देश के दुनिया के तमाम मुस्लिम देश हैं उसमें 3 तलाक जैसा कोई कानून नहीं है, सिर्फ भारत में है। तो वहाँ पर जितने भी ये लेफ्ट विंग के लोग हैं, कांग्रेस के समर्थक लोग हैं या दूसरे सेकुलर पार्टियां हैं, उन्हें ऐसा लगा कि इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। नोटबंदी से देश का एक सामान्य व्यक्ति वो बहुत प्रसन्न था। उस वक्त मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा एक बयान दिया था कि ऐसे तो देश में दंगे हो जाएंगे अगर इतना बड़ा आपने नोटबंदी की है, एटीएम पर इतनी बड़ी लाइनें लगी हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन वो पूरे 50 दिन, 8 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक का दिन लोगों ने शांतिपूर्ण बिताए। पूरा देश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ और लोगों ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए। ये बात से इनके कान खड़े हो गए, इन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ा एक गलती हो गई इनसे। फिर उसके बाद 2019 में जब हमारे पहलगाम में अटैक हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हुए उसमें, तो ये लेफ्ट विंग के लोगों ने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ने का पूरा प्रयास किया। इन्होंने कहा कि ये जो आतंकवादी हमला है ये नरेंद्र मोदी की साजिश है, इन्होंने अपने जवानों को मराया है। अरे नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, एक पिता के तौर पर वो देश में काम कर रहा है। एक पिता क्या अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए अपने बेटे को मार सकता है क्या? इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि ये कुछ भी बोल दे रहे हैं। असल में मोदी के प्रति ईर्ष्या ही इनका एकमात्र कारण नहीं है। इनका मुख्य वजह है कि ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। इन्हें धर्म से, परंपराओं से, देश के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, बस धर्म से घृणा करना। फिर जब 2019 में उड़ी पे अटैक, पहलगाम में हमला हुआ, तो उसके बदले में हमने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के बालाकोट में। वहाँ पर 400 से ज़्यादा आतंकवादी को मार गिराया गया। उसको पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है। तो उसके बाद भी ये यही कहते रहे कि नरेंद्र मोदी ने हमारे सैनिकों को मरवाया है। इनकी बुद्धि यहाँ तक गिर गई है, ये लोग है ना, इतने नीच हो चुके हैं लोग, इतने इनकी बौद्धिक दिवालियापन हमें दिखता है यहाँ पे। फिर नरेंद्र मोदी अब 302 सीटों को लेकर 2019 में उन्होंने दोबारा सरकार बनाई, जो कि कांग्रेस ये सोच रही थी कि अब नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नहीं रहे और उनकी सरकार बन जाएगी। जैसे 2004 में अटल जी की सरकार चली गई थी, अपने आप ही कांग्रेस वापस आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े काम किए, जिसमें कश्मीर की धारा 370 को उन्होंने स्क्रैप किया, उसके बदले में पूरे देश को यूनाइट किया। और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग पहले से ही था, है, रहेगा। तो उसको उन्होंने कानूनी तौर पर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया आर्टिकल 370 को ख़त्म करके। उस वक्त भी ये जो प्रशांत किशोर अभी बोल रहा है, एक बार इसने बोला था कि कश्मीर में प्लेबिसाइड किया जाए, वहाँ पर जनमत संग्रह किया जाए। अगर कश्मीर के लोग चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिलना, उन्हें पाकिस्तान में मिला दिया जाए। भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिला दिया जाए। अगर अलग देश देना चाहें, अलग देश के रूप में उसे मान्यता दी जाए। तो उसके बदले में इसके जगह यहाँ मुँह पर किसी ने थप्पड़ मारा था दिल्ली में। उसके बाद किसकी हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं इतनी कि बोले कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आज जो प्रशांत किशोर, ये प्रशांत भूषण बोल रहा है ना, तो उस वक्त इसने बोला था ऐसा। फिर दूसरी बहुत बड़ी वजह क्या है? दूसरी बहुत बड़ी वजह थी कि अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े हुए जितने लोग थे वो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। असल में उस वक्त देश में ना एक बहुत बड़ा माहौल, बहुत गंदगी हो गई थी पूरे देश में। बहुत बड़े लेवल पर जो जो घोटाले हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे, जैसे 2G घोटाला है ना, कॉमनवेल्थ घोटाला और कोलगेट घोटाला, और छोटे छोटे घोटाले हो रहे थे। तो उसी वक्त ये जो प्रशांत भूषण हुआ करता था, उस वक्त ये अन्ना हजारे आंदोलन में ये कई सारी लेके आता था। GK वासन का जहाज रानी घोटाला, पी चिदम्बरम का घोटाला, हर मंत्री का घोटाला ये लोग उजागर करते थे। इन्होंने यहाँ तक कि
जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उनके नाम पर भी इन्होंने ये कहा कि इन्होंने स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी डील थी उसमें इन्होंने घोटाला किया है। तो वहाँ पर इन्होंने उनके भी पोस्टर लगाए थे। और जो प्रणब मुखर्जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर किसी ने आज तक आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, जाने माने नेता थे, और राष्ट्र का हमारे सम्मान है, ठीक है। किसी ने अगर उन पर आरोप लगाया तो वो ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाया। अन्ना हजारे के आंदोलन से जो नेता थे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और ये कुमार विश्वास, इन लोगों ने लगाया। उस वक्त कुमार विश्वास बड़ा एक स्वयंभू नेता हुआ करता था आम आदमी पार्टी का, अपने आप को बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक मुखर आवाज़ अपनी मानता था वो। तो ये ऐसा हुआ उस वक्त। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2019 के बाद फिर आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ। फिर राम जन्मभूमि में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भूमि पूजन किया, और उसका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मंदिर के बनाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वहाँ पर भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद वहाँ 2024 का इलेक्शन है, जनवरी 2024 में 22 जनवरी को वहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा की गई भगवान रामलला के मूर्ति की। तो उस वक्त मुझे याद है, उस वक्त ये सत्यहिंदी.com में एक पत्रकार हुआ करता है, मुकेश कुमार, तो ये बोल रहा था कि अगर कांग्रेस को लगता है कि ये ईवीएम घोटाला करेंगे, ईवीएम में टैंपरिंग करेंगे, तो उन्होंने देश में सामूहिक रूप से चुनाव को बहिष्कार करना चाहिए। तब उन्होंने एक संविधान खतरे में है का मुद्दा उठाया। तो वो चला थोड़ा ऐसा नहीं है। उस वक्त यूपी में राम मंदिर का शिलान्यास होने के बावजूद इनके विरोधी पार्टी भाजपा की, समाजवादी पार्टी, उसको 37 सीटें मिली, और थोड़ा सा कांग्रेस के समर्थन में हवा बनने लग गई। लेकिन फिर जैसे ही 2024 के इलेक्शन में बीजेपी 302 से 240 सीटों पर आई, तो इनको लगा, लेफ्ट विंग को, कि अब जो है भाजपा जो है अपने रसातल में जा रही है और कांग्रेस एक बार फिर से पुनर्जीवित हो रही है। लेकिन कांग्रेस के पुनर्जीवित होने से पहले ही जब बाकी राज्यों में चुनाव हुए 2024 के इलेक्शन के बाद, आम चुनाव के बाद, जैसे हरियाणा में, जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस का आना बिल्कुल श्योर शॉट है। बड़े बड़े नेता दावा कर रहे थे, कि कोई कह रहा था कि कांग्रेस की हवा है, नहीं कांग्रेस की आंधी है, नहीं कांग्रेस की सुनामी है, 3 घोषणाएं मैं कर रहा हूँ, योगेंद्र यादव कह रहा था उन दिनों। लेकिन कांग्रेस हार गई। वहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर बहुत मेहनत की। कांग्रेस के अपने ही झगड़े थे वहाँ पर, शैलजा का झगड़ा था, सुरजेवाला का झगड़ा था, है ना, हुड्डा का झगड़ा था, आपस में वो सुलझा नहीं पाए। फिर केजरीवाल वहाँ पर 8-10 सीटें मांग रहा था, उसको नहीं दी, जिसका 3-4% वोट था। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता बनाने में कामयाब रही। तो आरएसएस के विरोधी जो संगठन है, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, और कांग्रेस के सेकुलरवादी जो हैं, इनके कान खड़े हुए। इन्हें लगा कि यार हम तो जो सोच रहे थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने बड़ी चालाकी से, जैसे 3 राज्यों में अलग अलग चुनाव कराते थे, है ना, दिल्ली में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, तो इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव कराए। महाराष्ट्र, झारखंड और कश्मीर में इन्होंने, जम्मू वाले एरिया में इनको बहुत अच्छी पकड़ मिली, और कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो चुनाव जीतने के बाद जो उमर अब्दुल्ला है ना, उसने बीजेपी के समर्थन में बातें करनी शुरू कर दी। वहाँ पर उमर अब्दुल्ला की सरकार, झारखंड में शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन, उसकी सरकार बन गई। और महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी आ गई, शिंदे के नेतृत्व में, जो अब अभी बीएमसी चुनाव होने हैं। प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में जो बीएमसी चुनाव होने हैं, उसमें अभी से ये तय माना जा रहा है कि वहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उन दोनों ने सरेंडर कर दिया है एक तरीके से। उन्हें लग रहा है कि ये पहली बार ऐसा होगा जब बीएमसी में शिवसेना हारेगी चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी बीएमसी, जो महाराष्ट्र के मेयर के इलेक्शन है, नगर पालिका के चुनाव, उसमें बीजेपी से उसका 70,000 करोड़ का बजट है। तो शिवसेना को लग रहा है कि ये उनके लिए तो एक बहुत बड़ी एक बोटी थी, अब ये उनके हाथ से निकलने वाली है। तो वो उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता जो हैं, संजय राउत, उनका एक बयान आया था कि महाराष्ट्र में जय श्री राम नहीं, जय महाराष्ट्र चलता है। तो ये उनके बौद्धिक दिवालियेपन की निशानी है। तो महाराष्ट्र को जय महाराष्ट्र कौन नहीं कह रहा भाई? आप जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट को तो उसकी जय जयकार तो करेंगे ही करेंगे। जय श्री राम तो पूरे राष्ट्रव्यापी एक नारा है, जिसने बीजेपी को पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई है। बीजेपी को क्या, पूरे भारत को पहचान दिलाई है इस नारे ने। तो ठीक है, तो ये चीज़ इनके पैरों से खिसकती चली जा रही है ज़मीन। अब ये क्या कह रहे हैं कि अन्ना हजारे आरएसएस का एजेंट था। उस वक्त मुझे याद है दिग्विजय सिंह ने एक फ़ोटो जारी किया था अन्ना हजारे का, जो वो नानाजी देशमुख के साथ उनका कभी एक फ़ोटो रही होगी। तो उसी वक्त किरण बेदी ने और अरविंद केजरीवाल की टीम ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने उसमें दिग्विजय सिंह की फ़ोटो दिखाई, वो किसी आरएसएस के नेता के साथ थे।
तो उसके बाद ये बात खत्म हो गई वहीं पर। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कहता था उन दिनों कि ये आरएसएस के लोग हैं सारे। अरे आरएसएस के लोग हैं तो क्या वो देश देश के नागरिक नहीं है क्या? वो आतंकवादी लोग हैं? आरएसएस वही तो है जो 1962 में भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उसने सेना की इतनी सारी मदद की, तो नेहरू ने उन्हें रिपब्लिक डे परेड पर आमंत्रित किया था, तो आरएसएस ने भी उसमें रिपब्लिक डे परेड पर अपना उसमें परेड की थी। आरएसएस वही तो संगठन है जहाँ पर प्रणब मुखर्जी जाके गए थे उनके 33 वर्षीय कार्यक्रम में, और उन्होंने वहाँ पर लिखा था आरएसएस के फाउंडर जो हैं श्री डॉक्टर जी हेगडेवार उनके लिए कि वो राष्ट्र के सच्चे पुत्र हैं। तो आपका वैचारिक विरोध हो सकता है लेकिन आप तो एक दुश्मनी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे, है ना? तो ये एक बहुत ही वैचारिक दिवालियापन के कगार पर चला गया है विपक्ष। उसके पास न कोई मुद्दा है, न कोई नारा है, न कोई नेता है, न कोई नीति है। अब वो एक मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। सारी दुनिया भी अपने संसाधनों को बचाने की बात कर रही है, अपने परंपरागत जो उनका कल्चर है उसको बचाने की बात कर रही है। अमेरिका कह रहा है ग्रेट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना? चाइनीज़ अपने साम्राज्यवाद से में उलझे हुए हैं, उनको अपने राज्य का विस्तार करना है ना? वो तिब्बत को उन्होंने कब्जा कर लिया, मकाओ उन्होंने कब्जा कर लिया, हांगकांग उन्होंने कब्जा कर लिया। भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे एरिया पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं। और हमारा देश के जो वामपंथी नेता हैं इनकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो रही है, ये कह रहे हैं कि भारत कभी एक राज्य था ही नहीं, एक देश था ही नहीं। तो इनको ऐसे, जब दुनिया में सारे देश अपने लोगों को यूनाइट कर रहे हैं तो इनकी मति क्यों भ्रष्ट हो गई? ये ऐसा कैसे कह दे रहे हैं कि भारत के लोग इनकी बात को स्वीकार कर लेंगे? ये खुद पागल हो चुके हैं। इन्हें अपनी बुद्धि का इलाज कराना चाहिए किसी भी हाल में पहले, और उससे पहले इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी थू थू हो रही है सारी दुनिया में। चलो मित्रों, आज इतना काफ़ी है, इसके बाद फिर कभी।